आपको पिक्चर नजर आ रही है, यहाँ पे 6 किस्म की अलामात हैं। सबसे जो पहली अलामत है वो है पेट के अंदर दर्द होना, क्रैम्प से महसूस होना, इसके अलावा पखाने के साथ ऐसा महसूस होना कि जैसे कोई रेशा आ रहा हो, कभी कब्ज हो जाना, कभी डायरिया हो जाना, लूज मोशन और गैस हर वक्त महसूस होते रहना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको काफी अरसे से ये अलामात आ रही होती है। अगर आपको ये अलामात हर हफ्ते में तकरीबन एक बार ये सारी की सारी अलामात आती हैं और पिछले 3 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है, आपने सारी की सारी रिपोर्ट्स करवा ली हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर कुछ नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आईबीएस है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जरा आज डिटेल में बात करते हैं कि ये होता क्यों है और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इसके जो अलामात हैं इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। दरअसल हमारी जो आंत है वहां पे कंट्रैक्शंस होती रहती है जब हम खाना खाते हैं। उस कंट्रैक्शन की वजह से हमारा जो फुजला है वो हमारे जिस्म से बाहर निकलता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो कंट्रैक्शन सही तरीके से ना हो रही हो तो वो फुजला जिसने जिस्म से बाहर निकलना है वो सही तरीके से निकल नहीं पा रहा होता और वो पेट के अंदर ही रह रहा होता है, जो कि गैस की वजह बनती है, ब्लोटिंग की वजह बनती है और बादों का वोमिटिंग भी होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे नर्वस सिस्टम का इशू होता है। हमारी आंतों के अंदर वहां पे नर्व सप्लाई होती है। जब सही तरीके से खाना हजम ही नहीं हो पा रहा तो वो नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें सर भारी महसूस होता है और इसके अलावा मजीद पेचीदगियां आना शुरू हो जाती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो कि ऐसे मरीजों को इस्तेमाल करनी चाहिए? उससे पहले अब इसके साथ साथ बहुत से मरीजों के अंदर होता ही है कि फिर आंतों के इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से बालों का डायरिया हो जाता है, लूज मोशन बार बार आते रहते हैं और एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आईबीएस के सिम्टम्स को मजीद एग्जैजरेट करता है, मजीद बढ़ाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से आईबीएस की सिम्टम्स ठीक नहीं हो पाते, तो इसीलिए आईबीएस के ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि उनके स्ट्रेस की मैनेजमेंट भी कर रही होती हैं। अब अगर देखा जाए कि कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, बहुत सी रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर वो लोग जिनको आईबीएस का इशू आ रहा हो, सारी की सारी रिपोर्ट्स ठीक हो, सीटी स्कैन करवाया हो वो भी ठीक हो, कोलोनोस्कोपी कैमरे वाला टेस्ट करवाया हो वो भी ठीक हो, और इन रिपोर्ट्स के बाद जो एक डायग्नोसिस जो एक डॉक्टर करता है वो आईबीएस का करता है, तो उस दौरान उन मरीजों के अंदर देखा गया अगर वो गंदुम से बनी हुई चीजों को, गंदुम की रोटी को, गंदुम के आटे को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो उनकी बहुत सारी अलामात ठीक हो जाती हैं। पुराने वक्तों में देखा गया कि गंदुम का आटा इतना इस्तेमाल किया भी नहीं जाता था, जौ का आटा इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी वजह से उनको ये वाले मसाइल नहीं होते थे। इसके अलावा उनकी डेली रूटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा, खास तौर पे वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा हो और लैक्टोज ज्यादा हो। रिसर्चेज ये कहती है कि ये 2 किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स आईबीएस की सिम्टम्स को मजीद बहुत ज्यादा वर्स कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उनमें ये 2 कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं तो आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे कैफीन का इस्तेमाल, जिनको मैदे के मसाइल वैसे ही चल रहे हो तो ज्यादा चाय का इस्तेमाल उनकी अलामात को मजीद वर्स कर सकता है और आईबीएस को भी मजीद बढ़ा सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दूध से बनी हुई चीजों को या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जो कि वक्ती तौर पे उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद चीजें बेहतर हो रही हैं, उन चीजों से उनको परहेज करना पड़ेगा। हाई शुगर, आर्टिफिशियल शुगर जो कंटेंट है उससे उनको परहेज करना पड़ेगा। मेन आईबीएस के अंदर जो चीजें हैं वो डाइट चार्टिंग है। आपने अपनी डाइट चार्टिंग लाजमी बनानी है कि कौन सी चीजें आपकी गट की हेल्थ को मुतासिर कर रही हैं। एक आप चार्ट बना लें, एक आप डायरी बना लें, जो जो चीजें आपको इशू कर रही हैं वो चीजें आप लिखें और जो चीजें आपके लिए हेल्दी हैं उनको लिखें, फिर उसी चीज को फॉलो करें, तब ही जाके ये अलामात कंट्रोल की जा सकती हैं। और तीसरे नंबर पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्ट्रेस है, जो कि इस चीज को मजीद एग्जैजरेट करता है, इन अलामात को मजीद बढ़ाता है। तो आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्टिविटी करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, वॉक करना जरूरी है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तब जाके इसके इशू को मजीद कंट्रोल किया जा सकता है। अब कैफीन के साथ साथ कोशिश करें कि निकोटीन वाली चीजों से भी आपने परहेज रखना है, एडिड शुगर से परहेज रखना है। बहुत से मरीज काफी अरसे से बहुत से अद्वियात तो खा रहे होते हैं लेकिन वो इन डेली रूटीन को चेंज करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे होते, तो आपने ये लाजमी चेंज करना है। जो सारी की सारी अलामात मैंने आपको बताई है, बहुत से मरीज कंटेक्ट करते हैं कि उनको बड़े अरसे से ये इशू आ रहा है। और ये अलामात क्या है? पेट के अंदर दर्द हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं
और हमेशा से ही ऐसे रहता है, कुछ ऐसा ठीक रहता है फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। कभी उनको रेशा महसूस होता है, कभी मोशन, कभी डायरिया, कभी कब्ज, इस तरह की अलामत चलती आ रही है। अगर ये सारी की सारी अलामत आपके अंदर हैं तो आपको अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी। और बहुत से मरीजों के अंदर वजन कम होना शुरू हो जाता है, वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, बड़े पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के सीवियर केसेस भी आते हैं जो कि अल्टीमेटली इन सारी की सारी डाइटरी चेंजेस के साथ और स्ट्रेस को कम करके उसके लिए फिर मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती हैं जो कि उनके स्ट्रेस को कम करती हैं और अलामात को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। मेन जो चीज है वो डायरी बनाना बड़ा जरूरी है कि आपने किन चीजों से आपको इश्यू हो रहा है, किन चीजों से नहीं हो रहा। हाई फाइबर डाइट को अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करें। वो तमाम चीजें, वो तमाम ग़िज़ाएं जिनमें अच्छा फाइबर मौजूद हो, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो कोई और चीज हो, फिश हो, एग हो, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बहुत से मरीजों के अंदर मुफीद साबित होता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।